हेलो बच्चों, आप लोग के बीच में पुनः अमरजीत सर। आज मैं आपके क्लास 8 लेवल लेकर आया हूं, जिसमें 8 क्लास की जानकारी आपको शुरू में क्या होगी और क्या आपको जानना है, ये आपके प्रोसेस को मैं लिखा हूं। इसके ता में बहुत सारे चीज को नियम को जानना होगा। इसके बाद आपकी प्रश्नावली जो होगी 1.1 बनेगा, लेकिन इससे पहले आपके कुछ इसके बेसिक नॉलेज जानना होगा, तभी आप इस चैप्टर को समाप्त कर पाएंगे या आपको पकड़ने में आसानी होगी। तो मैं चाहूंगा कि इस चीज को पहले आप समझिए। सबसे पहले आपको लिखा गया है क्लास 8 क्लास की क में है, 8 क्लास की लेवल है। परिमेय संख्या आपको हेडिंग में दिया गया है। इस चीज के बारे में आप 7 क्लास के अंदर में पढ़ाई किए हैं, ठीक है। रेशनल नंबर, और देखिए यहाँ परिमेय संख्याओं के प्रोसेस में कैसे लिखा हूं, इस चीज को जानिए कि संख्याओं के परिवार, ठीक है, में पहला प्राकृत, यहाँ पे देखिए शो किया है प्राकृत संख्याएं 1 2 3 4 5 डॉट डॉट है। मतलब संख्याओं के परिवार में पहला प्राकृत संख्या जो शुरू होती है 1 2 3 4 इसी तरह से डॉट डॉट चलती है, जो आप पहले आप देख चुके हैं, ठीक है। उसके बाद प्राकृत संख्याओं के परिवार, पुनः वही बात है, प्राकृत संख्याओं के परिवार में शून्य शामिल होने पर पूर्ण संख्या, यहां आपको देखिए पूर्ण संख्या, यहां आपको स्टेप प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याओं 0 1 2 3 4 डॉट डॉट, ठीक है। तो जब प्राकृत में शून्य एक्स्ट्रा मिलाएगा, देखिए 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, इसमें 0 1 2 3 4 डॉट डॉट, इसमें क्या हुआ है कि 0 को सम्मिलित कर दिया है प्राकृत में, तो ये बन गया यहाँ पे पूर्ण संख्या। इसके बाद क्या किया, आगे की ओर मैं बढ़ा तो परिवार बनता है, किसका परिवार बनता है, पूर्ण संख्या का परिवार बनता है। तथा पूर्ण संख्या, पुनः यहाँ पे लिखा गया है कि पूर्ण संख्याओं के परिवार में ऋणात्मक संख्या, ये स्टेप को ध्यान दीजिएगा, ऋणात्मक संख्या जो माइनस में होती है, -1 -2 -3 -4, ऐसी संख्या को हम लोग ऋणात्मक संख्या बोलते हैं। इसको अगर हम इसके अंदर में डाल देते हैं, ये जो संख्याएं बनाएगी ये पूर्णांक संख्या के समूह बना रहा, पूर्णांक के समूह बनाता है। में भिन्न संख्याओं को अगर जोड़ने पर परिमेय संख्याएं बनती हैं। तो यहां देखिए, यदि इस संख्या के अंदर में ऋणात्मक संख्या इतना के जुड़ने पर पूर्णांक बनता है, तो ये जब इसमें अगर हम इस संख्या को डाल देते हैं, इस पूरी संख्या में यदि अगर माइनस को मैं रख देता हूं, तो ये पूर्णांक संख्या यहां बना देगा हमारे पास। पूर्णांक संख्या में क्या क्या होती है आपको मालूम होगा कि धनात्मक संख्या, पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या होती है, ठीक है। उसके अंदर में तो बहुत सारी संख्याएं होती हैं, लेकिन स्टेप हमको समझना है प्राकृत, पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्या और पूर्णांक संख्या। तो ये पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या और ऋणात्मक संख्या को अगर मिलाते हैं तो पूर्णांक बनेगा। पूर्णांक तक 3 ही स्टेप से बनेगा, ऋणात्मक, पूर्ण और प्राकृत से पूर्णांक बना। यदि इस पूर्णांक के अंदर में, पूर्णांकों के समूह में, यदि पूर्णांक संख्या जो हमारे पास बन रही है उसके अंदर में यदि हमने भिन्न संख्या को, यहाँ पे कंसेप्ट लिखिए, भिन्न संख्याओं को जोड़ने पर परिमेय संख्या बनती है। तो ये आपका स्टेप का हुआ कि एक प्राकृत संख्या यहां मैंने बताया प्राकृत संख्या, और यहां बताया पूर्ण संख्या, और यहां बनाया पूर्णांक संख्या, और उसके बाद यहां भिन्न संख्या, तब यहां पे हमारा बन गया परिमेय संख्या। तो ये जो सर्कल आपको मैं घेरा हूं वो आप समझ पाए होंगे कि प्राकृत संख्या जो गिनती की संख्याएं होती है, शुरू से चलती है और अनंत तक जाती है, 1 से स्टार्ट होती है, जिसके द्वारा हम किसी संख्याओं का आकलन करते हैं, को कितना बार है या कितना है या उसकी संख्या कितनी है या ओजन कितना है, तो संख्याएं प्राकृत होती है। पूर्ण में केवल मात्र एक चीज ऐसा अंतर है, केवल शून्य को आगे लगा दिया जाता है तो ये पूर्ण हो जाती है। 0 1 2 से स्टार्टिंग करेंगे तो पूर्ण संख्या कहला जाएगी। उसके तल में यदि ऋणात्मक लगा देते हैं इसमें कहीं कहीं, तो ये संख्या जो बनाएगी पूर्णांक बना देगी। उसके बाद पूर्णांक संख्या जो है उसके अंदर में यदि भिन्न संख्या को मिला देते हैं तो ये जो संख्या बनेगी परिमेय बनेगी। तो इसमें आप ध्यान दीजिए, 1 2 3 4 5 ये जो संख्याएं हैं ये प्राकृत की हैं, जो इसमें आपको मिल रहा है। देखिए
ये संख्याएं प्राकृत की हो गई। और शून्य देखिए यहाँ शून्य मिलाया गया है, तो शून्य से अगर बात करेंगे तो शून्य 1 2 3 4, ये यहां से अगर यहां तक बात करें तो यहां तक हमारे पास पूर्ण संख्या हो गई। अब यहां तक हम आ गए, उसमें ऋणात्मक संख्या इस जगह से मैंने उठा करके रखा, इसमें 3 को रखा हूं, -1 -2 -3। तो यहां तक जब हम बात करें तो हमारे पास पूर्णांक संख्या बन गया। पुनः इसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे भिन्न संख्या लिखी गई है। अगर इसको मैंने भिन्न को मतलब अंश भाई हर वाली संख्या को इसमें डाल दिया तो ये पूरे समूह जो तैयार हुआ है वो समूह किसका तैयार हुआ है, तो परिमेय का तैयार हुआ है। अब यहाँ पे आपको एक मैं नोट दिया हूं, नोट क्या है कि प्राकृत संख्या कोमा पूर्ण संख्या कोमा ऋणात्मक संख्या भिन्न संख्या है। मतलब प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या ऋणात्मक संख्या भिन्न संख्या है। कौन सा संख्या है, तो ये जो बनेगा ये संख्या परिमेय का रूप धारण किया, परिमेय संख्या का रूप धारण किया। ये आपके पास कौन सा, प्राकृत पूर्ण संख्या ऋणात्मक और भिन्न, जिसमें 1 2 3 ये चारों स्टेप रहेगा तो ऐसी संख्या परिमेय का संख्या का रूप बना लेगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपका 8 क्लास के शुरुआती दौर है, इसमें आपको ये जानकारी रखना पड़ेगा, तभी इसके बाद हम आगे की ओर काम कर पाएंगे। अब इस चीज को आप बारीकी से आप अलग अलग फोल्ड की तरह बना सकते हैं, समझ सकते हैं। ये छोटी जानकारी है, पीछे 7 क्लास के अंदर में भी मिली है, लेकिन पुनः मैं सोचा कि 8 क्लास के तरह में ये परिमेय संख्या के हेडिंग था तो मैं इसको बता दिया। तो ये एक स्टेप आप जान गए, प्राकृत जान गए, पूर्ण जान गए और पूर्णांक जान गए। इसके बाद पूर्णांक में भिन्न मिला दिया गया, भिन्न अंश भाई हर वाले को बोलते हैं, ठीक है, भिन्न अंश भाई हर वाले के बोलते हैं। तो परिमेय का रूप धारण कर लिया। तो इसमें आपको 1 2 3 और 4 संख्याओं को सम्मिश्रण बनाते हैं तो परिमेय संख्या बनेगा। इस स्टेप को इतने तक जानना है। अब हम आपको आगे क्लास में कभी अलग से आपको मैं बता दूंगा कि भिन्न क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको समझना होगा। भिन्न और परिमेय क्या है, इस दोनों में बहुत कंपैरिजन तो नहीं है, थोड़ा सा कंपैरिजन है। दोनों अलग अलग दिशा की ओर है, ये अलग दिशा की ओर है, ये अलग दिशा की ओर है, दोनों में अंतर है। ऐसा नहीं कि भी अंश बाई हर में लिखी जाती है पी बाई क्यू में, और ये भी लिखा जाता है अंश बाई हर में, लेकिन फर्क है इसमें। ये फर्क आपको अलग से क्लास के वीडियो के साथ में नहीं डालूंगा, इसको अलग से आपको बता दिया जाएगा। तो इसलिए आप केवल भिन्न पे ध्यान दीजिए। भिन्न बहुत प्रकार के होते हैं, उसमें से भिन्न कोई भी इसमें डाल दिया जाए तो समूह जो बनाएगा ये पूरा मिलाकर के परिमेय बनाएगा। अब इसके बाद आगे जो आपको सीखना है 8 क्लास में, मैं उस चीज को बता रहा हूं, उस चीज को आप ध्यान दीजिए कि वो क्या आप सीखना है हमको। अब यहां सीखना है हमें संख्याओं के गुणधर्म। संख्याओं के गुणधर्म, ठीक है। इस चीज को अब समझना है कि संख्याओं के गुणधर्म क्या होता है। इसके पहले सबसे पहले यदि हम बात करते हैं तो पहला स्टेप आपको मैं 1 नंबर बताता हूं नंबर से। इसमें सबसे पहला आपको एक पढ़ना है समवृत्त नियम। समवृत्त, कुछ में इसको संवरक नियम भी बोलते हैं, ठीक है। इसको कोष्ठ में संवरक नियम भी बोलते हैं। इसको इंग्लिश भी लिख देता हूं, आप इसको जानेंगे। क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी इसको बोलते हैं। ये होगा क्या है, ये होगा इसमें क्या है कि संवरक नियम में क्या होता है ये पहले जानिए। संवरक नियम 2 चीज पे लागू करता है, ये आपको समझना होगा।
कि जोड़ पर और गुणा पे लागू होता है। ठीक है, जोड़ और गुणा पर लागू होता है। इसमें होता क्या है कि किन्हीं दो पूर्ण संख्या का योग गुणा सदैव एक पूर्ण संख्या सदैव एक पूर्ण संख्या होती है। ये समझिए, संवृत संवरक नियम में क्लोजर प्रॉपर्टी, इसका मतलब कि किन्हीं दो पूर्ण संख्या, कोई दो पूर्ण संख्या अगर आप लेते हैं तो उसको जोड़े या गुणा करें तो सदैव एक पूर्ण संख्या प्राप्त होगी। जैसे मैं आपको समझाता हूं, दो पूर्ण संख्या, पहले आप योग पे देखिए, इसको योग लिखे हैं, योग पे देखिए। जैसे आपका 5 एक पूर्ण संख्या है और एक दो पूर्ण संख्या है, इस दोनों को जोड़े हम तो 7 हुआ, तो 7 भी क्या हुआ, ये पूर्ण संख्या हो गई। ये योग पे मैं बताया हूं आपको, ठीक है, ये योग पे बताया कि ये भी पूर्ण संख्या है और ये भी पूर्ण संख्या। इसको भी आप समझेंगे कि 5 भी पूर्ण संख्या, 2 भी पूर्ण संख्या। यदि दोनों को मैं जोड़ा तो 7 बना, तो 7 कौन सी संख्या हो गई, समझ सकते होंगे कि पूर्ण संख्या हुआ। ठीक है, उसी तरह से योग पे ये हुआ और गुणा पे मैं, योग पे मैं बता दिया और गुणा पे सोचिए कि गुणा पे भी क्या होता है, 5 को लेते हैं, 5 गुना 2 करते हैं तो 5 दूनी 10 आपका क्या हुआ, 10 जो है एक पूर्ण संख्या हुआ, ये भी आपका पूर्ण संख्या हुआ। यही आपका संवृत और संवरक नियम बताता है कि जोग पर और गुणा पर लागू होता है, लेकिन भाग पर नहीं लागू होता है। भाग पर बात करते हैं तो नहीं लागू के मतलब क्या, जैसे भाग पे समझाते हैं, समझिए भाग पे अगर हम बात करते हैं तो 5 भागा अगर हम 2 करते हैं तो यहां पे 2.5 बनता है, तो 2.5 जो है वो पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, ये पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए भाग पे ये लागू नहीं होता है। दूसरी चीज, एक अंतर पे बात करते हैं, अंतर माने घटाव पे। अंतर में थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि अंतर में क्या होता है कि क्या पूर्ण संख्या होती है कि नहीं। तो जैसे 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 बचेगा, लेकिन 2 में से अगर हम 5 घटाते हैं तो -3 बचेगा। तो -3 जो है वो भी पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण नहीं है। पूर्ण संख्या यहां पर लगा दीजिएगा, पूर्ण संख्या यहां पे पूर्ण संख्या नहीं है। इसलिए क्योंकि नियम जो भी बनता है वो ऐसा नियम होना चाहिए जो सभी चीजों पर लागू हो। तो जोग पर कोई भी जोग लीजिएगा, किसी भी प्रकार के गुणा लीजिएगा पूर्ण का, तो आपको पूर्ण ही प्राप्त होगा, जो ये पूर्ण प्राप्त हुआ। लेकिन भाग में देख रहे हैं कि 5 में 2 से भाग दिया तो 2.5 बच गया, और 2 में से 5 घटाया तो -3 बच गया। तो माइनस जो 3 है वो पूर्ण संख्या नहीं है। यही आपका संवृत और संवरक नियम बताता है। इसके बाद आगे मैं बताता हूं कि इसका रूल किस तहत रहता है, तो इसमें जोड़ देता हूं। जैसे तो नीचे दिया हूं, ये किस रूप में रहता है, तो योग में यदि चलते हैं, योग में चलते हैं तो इसको संकेत कैसे होता है, संकेत इसको इस रूप में होता है, चाहे इसको रूप लिख देते हैं। यहाँ पे इसका रूप देखिए, गुणा के रूप में कैसे रहता है और जोग के रूप में। तो इसका यहाँ पर मैं रूप लिखता हूं। रूप इसका क्या है, तो a + b, a + b, a क्या है पूर्ण संख्या, b क्या है पूर्ण संख्या। तो एक कोई जोड़ने के बाद नया बनेगा तो जो c बनेगा, c भी हुआ पूर्ण संख्या। दूसरी चीज एक और बात करते हैं, गुणा में a एक पूर्ण संख्या है, b भी एक पूर्ण संख्या है, दोनों को गुणा करें तो यहाँ पे एक d संख्या तैयार हुआ, वो भी पूर्ण संख्या। जब भी रहेगा तो
दो पूर्ण संख्या को जोड़ने पर एक पूर्ण होगा, दो पूर्ण संख्या को गुणा करने पर एक पूर्ण संख्या होगा। यही आपका इसका रूप होगा, इसी रूप में यह संख्या कहीं भी रहेगी तो तैयार होगी। इसलिए संवृत्त और संवरक नियम आपको 8 क्लास के स्टार्टिंग है, ऐसे आपको 7 क्लास भी मिला है। तो ये चीज जान गए, भाग में और अंतर में ये नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ ही आ रहा है ये 2.5 पर -3 आ रहा, दोनों पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए भाग पर और अंतर पे नहीं आएगा, योग पर गुणा पे आएगा। इसका रूल आपको पास लिख दिया कि a प्लस बी, ए जो है पूर्ण संख्या है और बी है जो पूर्ण संख्या, तो यहां पे लिख सकते हैं, जहां समझने के लिए आपको a, b, c, d पूर्ण संख्या है। ठीक है, पूर्ण संख्या मैं शो कर दिया हूं कि ए बी सी डी जो है वो पूर्ण संख्या है। ठीक है, अब आप समझ गए कि ये जो भी होगा पूर्ण संख्या, कोई भी रखिएगा तो एक पूर्ण संख्या होगा। ये 8 क्लास के संवृत्त और संवरक नियम हुआ, इस चीज को समझिए। आगे आपको इसको जरूरत पड़ेगा, चैप्टर में जब चलेंगे, पाठ के अंदर में चलेंगे, अभ्यास के अंदर में, तो इसका आवश्यकता पड़ेगा। तो इसलिए मैं सोचा कि आपको ये पूर्ण बता दूं ताकि आपको आगे की दिक्कत नहीं होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट अगला रूल क्या है उसको देखिए। नंबर 2 पे बात करते हैं, क्रम विनिमयता। क्रम विनिमयता इसको ले लीजिए, CO MMUTATIVE ला एक नियम है। इस क्रम विनिमयता नियम के बारे में जानिए कि ये किस तरह से चलता है, इसमें नियम जोड़ सकते हैं। यहां पे नियम ये क्या कहता है इसको समझिए। क्रम विनिमयता के मतलब क्या हुआ कि क्रम को आगे पीछे किया जाता है इसके क्रम में। ठीक है, क्रम के मतलब हुआ कि क्रम जो संख्या के दी रहती है वो आगे पीछे की ओर दिया जाता है और आगे पीछे की ओर बढ़ाया जाता है और घटाया जाता है। इसमें भी रूल वही है, ये भी जो है गुणा पर और जोड़ पर चलता है। ठीक है, दो पूर्ण संख्याओं के लिए योग तथा गुणा क्रम विनिमयता लागू है। इसमें भी दो पूर्ण संख्याओं के लिए योग तथा गुणा का क्रम विनिमयता लागू है। अब इस चीज को समझिए, इसमें भी दो पूर्ण संख्या की बात किया गया है। जैसे क्रम कैसे चलेगा कि दो, आप इसकी चीज को समझिए। जैसे आपको दो पूर्ण संख्या की बात है, इसमें एक मैंने पूर्ण संख्या 5 लिया और इसमें आपका पूर्ण संख्या एक 3 लिया, तो इसमें क्या देख रहे हैं कि 5 और 3 पर अगर देख रहे हैं तो हमारे पास में 8 हुआ, तो 8 में हमारे पास में क्या तैयार हुआ, एक पूर्ण संख्या तैयार हुआ। उसी तरह इसको गुणा भी करते हैं, 5 में 3 से गुणा करते हैं पूर्ण लेकर के, तो हमारे पास में 15 तैयार हुआ। ये दोनों क्या हुआ, पूर्ण ही हुआ। तो ये क्रम विनिमय के मतलब हो गया कि आगे और पीछे इसके अंक को अदले बदले करने के बावजूद भी जो अंक हमारे पास आएगा वो उतना ही आएगा। इसके आगे कीजिए या इसको पीछे कीजिए, या इसको आगे कीजिए या इसको पीछे कीजिए, तो उसमें और इसमें क्या अंतर है, थोड़ी सी अंतर है। इस चीज को पहले आप लिखिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं।
3 बराबर 8 हो गया। अब इसी को क्रम को बदल दीजिए। अब इस चीज को क्या कीजिए, 3 + 5 कीजिएगा तो भी 8 हुआ। इसको भी बदल दीजिए, 3 × 5 कीजिए तो ये भी 8 हुआ। तो ये क्या देख रहे हैं कि अंक शुरू में 5 लिखा प्लस 3 लिखा तो भी 8 हुआ। देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 पहले लिखा 5 बाद में लिखा तो भी 8 हो रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं कि 5 पहले लिखा और 3 बाद में लिखा गुणा में तो 15 ही हुआ। फिर क्या देखे कि 3 पहले लिखा 5 बाद में लिखा तो 8 ही हुआ। तो ये क्या हुआ, यही रूल कहलाता है ये क्रम विनिमय। मतलब अंक को आगे पीछे बदलने के बावजूद मान में कोई अंतर नहीं होगा। कब, केवल 2 पूर्ण संख्या रहेगा। तो ये प्रोसेस किस पे चल रही है, किस पे चल रही है, एक उदाहरण और समझिए। एक जोड़ पे मैं समझाया और एक गुणा पे समझाया। ये समझिए तो योग पर है और ये हो गया आपका गुणा पर, ठीक है। ये गुणा का क्रम विनिमय होगा। तो यहाँ पे 15 जो दिख रहे हैं, यहाँ भी 15 है और ये 15 यहाँ पे 8 है, 15 यहाँ पे होगा। तो देखिए यहाँ भी 15 है। तो क्या देख रहे हैं कि दोनों समान है। इसमें क्या देखे 5 3 8 ये भी और 5 3 8 ये दोनों समान है। तो क्रम विनिमय का मतलब यही हुआ कि स्थान के अदला बदली करने के बावजूद भी मान में कोई अंतर नहीं पड़ेगा, इसलिए आपका ये क्रम विनिमय होगा। इसका रूप कैसा होता है ये समझिए। रूप कैसा होता है, तो a + b = b + a। ये आपका किसका हुआ, एक रूप हुआ। ये हो गया योग के लिए, ये योग पे रूप हो गया। और गुणा पे रूप यही होगा a × b = b × a। ये आपका दूसरा रूप हुआ। ये हो गया गुणा पे। अब इसके बाद इसके बारे में सोचिए कि क्या ये भाग पे लागू होगा कि नहीं होगा और घटाव पे लागू होगा कि नहीं होगा। तो नहीं होगा, क्योंकि देखिए जैसे आपको समझाते हैं, इसका योग पे अगर बात करें तो यहाँ पे आपको ये बगल में समझ सकते हैं। यही चीज को लिख देता हूं, इस रूप में रहेगा 5 + 3 और 3 + 5, इस रूप में सजा रहेगा अंक। तो ये समझ लीजिएगा कि क्रम विनिमय है, आगे अंक पीछे और पीछे अंक आगे बदला गया है। योग पे गुणा पे उसी तरह से आ जाइए, 5 × 3 और 3 × 5, मान में कोई अंतर नहीं पड़ेगा, यही मान है, खाली आगे पीछे अंक को बदला गया है। तो ये गुणा पर और जोड़ पे लागू होता है, लेकिन भाग पे नहीं होगा। जैसे 5 में भागा 2 से दीजिएगा तो 2.5 होगा, ये समझिए। तो क्या 2 में या 2.5 बन रहा, और इसके बाद यहाँ पे 2 में भाग दीजिए 5 से तो क्या बनेगा, ये तो नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें भाग दीजिएगा 2 में भाग दीजिए 5 से तो 0.5 का 20 तो देख रहे हैं 0.4 हो गया। तो ये दोनों मान बराबर नहीं है, ये दोनों मान अलग अलग हो गए, इसलिए ये भाग पर लागू नहीं होता है। इस चीज को समझिए। इसके बाद अंतर पे भी मैं समझा देता हूं, अंतर पे भी समझ लीजिए। अभी आपको ए और बी की बात कर रहा, जैसे आपको मैं बात कर रहा हूं कि 5 में से 2 घटाइए, अब की बार 5 में से 2 घटे तो 3 बचेगा, और अब की बार 2 में से 5 घटाइए तो -3 बचेगा। तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि ज्यादा में से छोटा घटाया तो ये प्लस बच गया, और यही अंक को आगे कर दिया, इसको पीछे कर दिया तो ये -3। ये भी दोनों अंक समान नहीं, इसलिए घटाव पे भी लागू नहीं होता है। इसलिए इस रूल को 2 ही पर लागू होता है, जोड़ पर और गुणा पे। तो आपको स्टेप यही जानना कि इस रूप में सजा रहेगा, यहाँ पे सजा दिया है तो अंक किस रूप में रहेगा। तो ये क्रम विनिमय का रूल है। इसके बाद नेक्स्ट इसका आगे वाला पार्ट दे रहा हूं, वो किस पर आधारित होगा उस चीज को समझिए। अगला पे आइए, सहचार्यता। सहचारिता एसोसिएटिव लॉ, नियम लिख सकते हैं इसमें, सहचारिता नियम, ठीक है, या नियम जोड़ दीजिएगा।
अब इसमें क्या होता है इसको समझिए। इसमें होता क्या है, तीन पूर्ण संख्याओं के लिए योग गुणा पर साहचर्यता नियम लागू है। अब इसमें समझिए, इसमें साहचर्यता नियम क्या है, एसोसिएटिव लॉ, तीन पूर्ण संख्या, तीन पूर्ण अब लेंगे यहां पे, उसमें दो ले रहे थे इसमें तीन लेंगे, पूर्ण संख्याओं के लिए योग और गुणा पर, ये भी योग और गुणा पर लागू है, लेकिन भाग पर और घटाव पे भी लागू नहीं होगा। जैसे आपको समझाते हैं, इसको देखिए। जैसे आपके पास 2 कोष्ठ में 5 + 3 है, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें 2, तो इसको आप समझिएगा क्या। तो अब इसमें क्या करना होगा, इसमें जो आपके बाहर है, जैसे आप समझेंगे कि 5 और 2 क्या संबंध इसमें बता रहा, तीन संख्या लिए, 1 2 3 लिए। अब ये क्रम कैसे चलेगा इसको समझना होगा आपको। इसमें से अब क्या करेंगे हम, पहले इसमें ब्रैकेट वाला पहले लिखिए, ठीक है, ब्रैकेट वाला पहले लीजिए, बाद वाला में अंक लीजिएगा। इसमें लीजिए 5 + 2 लीजिए, अब +3 लीजिए, ठीक है। 5 + 2 + 3, तो देखिए ये भी पूर्ण संख्या, ये भी पूर्ण संख्या, ये भी पूर्ण संख्या। अब हम क्या करेंगे, इसमें से 5 बाहर करेंगे और ब्रैकेट में 2 + 3 लेंगे, तो भी मान में कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। इस चीज को देखिए, 5 + 2 7 और 3 10, इसमें देखिए 5 2 7 3 10, लेकिन क्या देख रहे हैं कि क्रम को बदल दिया गया है, क्रम को बदल दिया गया है। इसमें 5 अंदर कोष्ठ में डाला गया, तो यहाँ 5 बाहर कर दिए, जो बाहर है उसको अंदर कर दिए हैं 2 के साथ में। तो इस तरह से जो रूल चलता है वो रूल साहचर्यता का रूल है, जो तीन संख्याओं पर लागू होता है जोड़ में, ये जोग पर हो गया। अब यही चीज एक गुणा पर आ जाइए, गुणा पे यही आ जाइए, 5 बोले 2 ब्रैकेट में और गुणा 3, यही चीज अब कर दीजिए आगे। 5 यहां पे निकाल दीजिए और 2 गुणे 3। अब देखिए इसका भी मान बराबर होगा, 5 दूनी 10 3 30 हो गया, 5 दूनी 10 3 30 हो गया, मान में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये गुणा पर हो गया, ये जोड़ पे हो गया। दूसरी चीज, ये भी भाग और घटाव पे लागू नहीं होगा, क्योंकि अब समझिए यहाँ 5 में से अगर 2 घटाते हैं और यहाँ पे 3 घटाते हैं, तो क्या ये रूल लागू करेगा, यहाँ पे नहीं करेगा, क्योंकि 5 माइनस, अब यहाँ पे 2 - 3 करना पड़ेगा। तो अब बताइए कि लागू करेगा, 5 में से 2 - 3 घटेगा तो कितना हो जाएगा, -1 +1, ये 6 हो जाएगा। इधर वाला के मान पूरा का 6 हो गया, और इधर वाला कितना होगा, 5 में से 2 घटेगा, 5 में से 2 घटेगा 3, और 3 में से 3 घटेगा तो 0, ये 6 बराबर 0 नहीं है, इसलिए घटाव के रूल पे ये चलता नहीं है। सेम इसी तरह से भाग वाला रूल पे बात करते हैं, तो भाग वाला पे भी रूल पे काम नहीं करेगा, क्योंकि इसको भाग दीजिएगा, यहां भाग दीजिएगा और ये क्रम यहां बदल दीजिएगा, तो ऑटोमेटिक आप समझ पाते होंगे कि ये रूल काम नहीं करेगा। यहां हो गया 5 में 2 से भाग, और यहां हो गया 2 में 3 से भाग देने के बाद उससे मान जो आएगा वो 5 भाग देंगे, तो कभी भी पोजीशन ये दोनों मान बराबर नहीं होगा, इसलिए घटाव पर और भाग पर रूल लागू नहीं होता है। इसलिए साहचर्यता नियम उसको कहते हैं जो जोग पर तीन संख्याओं में स्थान को आगे पीछे कर देने के बाद कोई मान में अंतर नहीं होता, और गुणा में भी प्रोसेस में कोई अंतर नहीं होता है, लेकिन घटाव और भाग में अंतर आता है, इसलिए यह नियम आपको लागू नहीं करता है। तो अब इसका रूप किस तरह से होता है वो अब जान दिए। रूप किस तरह से रहेगा कहीं भी, तो ये रहेगा रूप, आपको इसको लिख देते हैं, रूप को देख करके आप समझ पाएंगे कि ए, समझिए इसको या इसको भी, तो ये जा a + b और यहां हो गया c। अब यहां आइए,
यहाँ कौन सा अंक निकला है, यहाँ स्थान पर ए है तो यहाँ ए निकला है, प्लस तो अब क्या हो गया, बी स्थान 2 है तो यहाँ देखिए 2 है तो यहाँ हो जाएगा बी और प्लस अगला स्टेप सी। यही रूप होता है किसका, ये रूप है आपका जोग के लिए, ये जोग का रूप हो गया, जोग में है तो ये जोग का रूप हो गया। और गुणा का सेम यही रूल हो जाएगा, ए गुने बी यहां लगाइए और पुनः यहाँ पे सी लगाइए, पुनः इसको आगे आइए, ए यहां लगाइए और गुणे बी गुने सी लगाइए। ये आपका रूप जो तैयार हुआ ये गुणा का तैयार हो गया। यही आपके पास में सहचर्यता और सहचर्यता या सहचारिता नियम हुआ, इसको आप समझिए। पुनः फिर इसके बाद आगे वाला क्वेश्चन, आगे क्या सीखना है इसके बारे में उसको जानते हैं। तब इसके बाद प्रश्नावली चालू होगा, ये रूप नहीं जानेंगे तो आगे पकड़ नहीं पाएंगे। योज्य तत्समक एडिटिव आइडेंटिटी किसी पूर्ण संख्या तथा परिमेय संख्या एवं पूर्णांक संख्या में शून्य जोड़ा जाए तो योगफल फिर से वही संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, इस चीज को आप समझिए कि कह रहा है कि योग्य तत्समक क्या है कि किसी पूर्ण संख्या तथा परिमेय संख्या एवं पूर्णांक में शून्य जोड़ा जाए तो योगफल फिर से वही संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, ये योग्य तत्समक का रूल है। जैसे आप समझिए, अगर 5 में हमने 0 जोड़ते हैं तो 5 ही प्राप्त हुआ, देख रहे हैं जो अंक है वही प्राप्त हुआ। 1/2 में अगर हम 0 जोड़ते हैं तो 1/2 प्राप्त हुआ। उसी तरह से अगर -3 पूर्णांक भी है तो -3 में 0 जोड़ते हैं तो -3 हुआ। ये क्या देख रहे हैं कि जो संख्या में जो हम 0 जोड़ रहे हैं तो वो संख्या हमारे पास वही प्राप्त हो रही। ये शब्द हो गया वही संख्या, इसका अर्थ हो गया वही संख्या। ठीक है, इसमें भी वही नियम लागू है कि जो संख्या हम जोड़ रहे हैं तो देखिए वही हमारे पास में प्राप्त हो रही है, जो जोड़ रहे हैं वही हमारे पास में प्राप्त हो रही है। तो यही हो गया, ऐसा जहां भी रूल आएगा ये रूल योज्य तत्समक कहलाता है। ये चीज आपको समझना होगा। इसके बाद एक और आपके परिभाषा जानना है, वो जानेंगे 2 चीज तो आगे प्रश्नावली आपको चलेगी। इस चीज को समझिए।
योज्य प्रतिलोम एडिटिव इनवर्स ठीक है। जब दो संख्याओं का योगफल शून्य हो तो एक संख्या दूसरी संख्या की योज्य प्रतिलोम कहलाती है। जब दो संख्याओं का योगफल शून्य हो तो एक संख्या दूसरी संख्या की योज्य प्रतिलोम कहलाती है। जैसे समझिए फाइव में -5 को जोड़ दीजिए तो ये क्या होगा, शून्य हो गया। तो ये देखिए शून्य हो गया तो इसमें क्या हो गया, 5 को क्या कहेंगे, 5 का योज्य प्रतिलोम क्या हुआ, 5 का योज्य प्रतिलोम -5 हुआ और -5 का योज्य प्रतिलोम 5 हुआ। एक दूसरे के प्रतिलोम इसको बोलेंगे। 5 का योज्य प्रतिलोम -5 और -5 का योज्य प्रतिलोम 5। तो इसमें क्या होता है कि दो अंकों को जोड़ने पर शून्य अगर आता है तो एक संख्या दूसरी की योज्य प्रतिलोम कहलाती है। तो योज्य प्रतिलोम में इसका एक नोट मैं दे देता हूं। क्या होता है, चिन्ह का बदलाव होता है। योज्य प्रतिलोम में योज्य प्रतिलोम में जोड़ से माइनस में या माइनस से जोड़ में बदलाव होता है, बदलाव होता है। इसका मतलब समझिए कि योज्य प्रतिलोम में क्या होता है, चिन्ह बदलता है। यदि प्लस का निकाल रहे हैं तो माइनस में, ठीक, माइनस में, या माइनस में निकाल रहे हैं तो प्लस में। ये क्या करता है, चिन्ह बदल जाता है। ये क्या होता है, चिन्ह बदल जाएगा, ठीक है, चिन्ह बदल जाएगा, बस यही होता है। जैसे यहाँ पे 5 प्लस में है तो देखिए यहाँ प्लस में है, लेकिन यहाँ योज्य प्रतिलोम किस में है, माइनस में। और यहाँ पे देखिए माइनस में है तो यहाँ देखिए किस में है, प्लस में। बस यही चिन्ह बदलता है योज्य प्रतिलोम में, ठीक है। दोनों का जो क्या होता है 0 के बराबर होगा तो समझ लीजिए कि एक अंक दूसरी की योज्य प्रतिलोम हुई। ये स्टेप हो गया। एक और स्टेप है आपका, सिक्स नंबर, गुणात्मक प्रतिलोम। मल्टीप्लेक्टिव इनवर्स अब इसमें समझिए,
जब दो परिमेय संख्याओं का गुणा, चाहे गुणनफल कर दीजिए, गुणनफल एक प्राप्त होता है तो एक संख्या दूसरे के लिए गुणात्मक प्रतिलोम कहलाती है। इसमें क्या होता है कि जब दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल एक प्राप्त होता है तो एक संख्या दूसरे के लिए गुणात्मक प्रतिलोम कहलाती है। जैसे समझिए, 2 का 1/2 से गुना करते हैं तो क्या होगा, 1 प्राप्त होगा, क्योंकि 2 से 2 कटेगा, 1 हो गया, 1 में 1 से गुना 1 हो गया। उसी तरह से 3/4 को 4 से गुना करिएगा तो 1 हो, ये क्या होगा, 3/4 का करेंगे 4/3 से तो क्या हो जाएगा, एक दूसरे से सब विभाजित हो गया, 1 हो गया। तो इसमें क्या होता है, अब आपको यही समझना है कि गुणात्मक प्रतिलोम में हुआ क्या। इसमें क्या होता है, यदि संख्या पूर्ण रूप में कोई अंश बाई हर में नहीं है तो उसका गुणात्मक प्रतिलोम अंश बाई हर में बनेगा, तो भी गुणा करने पर 1 होगा। तो गुणात्मक प्रतिलोम में यही होता है कि अंक बदल जाता है। जैसे 5 का गुणात्मक प्रतिलोम निकालेंगे तो 1/5 करेंगे तो 1 होगा। तो इस प्रोसेस में चलता है गुणात्मक प्रतिलोम। तो गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होगा, अगर कोई पूछेगा कि गुणात्मक प्रतिलोम बताए, जैसे यहां पे आपको समझाते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होता है, अंश बाई हर के बदलाव होता है। यदि ये 5 है तो अंश बाई हर में होगा, अगर अंश बाई हर में है तो केवल 5 होगा। यही गुणात्मक प्रतिलोम में अंतर होता है। गुणात्मक प्रतिलोम हमेशा कि गुणा उसका 1 के बराबर होता है। ये आप जान गए, यह नोट पे समझा देते हैं। गुणात्मक प्रतिलोम में अंश तथा हर का बदलाव होता है। ठीक है, गुणात्मक प्रतिलोम में अंश तथा हर का बदलाव होता है। जैसे समझिए, पुनः इस पे समझाता है। जैसे 5 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/5 होगा। समझिए, इसके बटे में 1 है तो ये अब क्या हुआ, नीचे वाला ऊपर चला गया, ऊपर वाला नीचे चला गया। वही बात यहां लिखे गया, अंश तथा हर का बदलाव होता है। ये आपका गुणात्मक प्रतिलोम हो गया। थोड़ी सी जानकारी और है इसके अंदर में, लिख लेंगे। इसके बाद आपको अगला चैप्टर प्रश्नावली से स्टार्टिंग होगा, जो आपको प्रश्नावली 1.1 बनेगा इसी नियम पर, और इसी नियम के तहत चलेंगे। इसको लिखिए, आप याद रखें, याद रखे पे लिख लीजिए। 1 नंबर, शून्य का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता है।
दूसरा नंबर 1 या -1 का गुणात्मक प्रतिलोम स्वयं 1 या -1 ही होता है। 1 का गुणात्मक प्रतिलोम 1 ही होगा और -1 का गुणात्मक प्रतिलोम 1 ही होगा, स्वयं 1 या 1 ही होगा। तीसरा स्टेप, शून्य का योज्य प्रतिलोम शून्य ही होता है। इस स्टेप के मतलब सुनो, शून्य के योज्य प्रतिलोम निकालते तो चिन्ह बदलता है, तो ये शून्य के योज्य प्रतिलोम निकालेंगे तो -0 नहीं लिखाएगा, ये नहीं लिखाएगा, इसलिए ये लिखा गया है कि शून्य के योज्य प्रतिलोम शून्य ही होता है, जो रहेगा शून्य वही रहेगा। ये आपका स्टेप हो गया। तीनों स्टेप याद रखिएगा। ये आपके कंसेप्ट जो है ये क्लियर कर दिए। 8 क्लास की पूरी बेसिक कंसेप्ट आपको प्रश्नावली 1.1 से पहले जो सीखना है मैं आपको पूरी तरह से इसको मैं सिखा दिया हूं, और इसी के तहत मैं आगे आपके क्लास के अंदर में जो प्रश्नावली होगा उस चैप्टर को मैं इसी के तहत बनाऊंगा। इस चीज को आप लोग रखेंगे तो आपको प्रश्नावली बनाने में बहुत सुविधा होगी और अच्छी तरह से आप हल कर पाएंगे, और उसमें किसी भी प्रकार के आपको तनाव, दिक्कत और कोई समस्या नहीं रहेगी। तो ये मैं चाहूंगा कि आप लोग ये क्लास 8 हो या 9 हो या 7 हो, सभी क्लास के आप लोग वीडियो को आप लोग अच्छी तरह से देखिए और समझिए। कोई भी शिक्षा ऐसी चीज है कि किसी भी प्रकार की शिक्षा, अगर हम 10th क्लास में है तो कोई सोचता है कि हम 8th क्लास को क्यों समझे, या हम 8th क्लास में है तो कोई कहता है कि हम 7th क्लास को क्यों समझे। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि क्या 8th क्लास के जो नियम बताया गया वो क्या 7th क्लास के नियम पर आधारित है? आधारित तो है। ये चीज मैं समझ रहा हूं, आप ये बारीकी से नहीं समझ पाएंगे, तो इसलिए मैं चाहूंगा कि कोई भी